चलो अभी अगला पार्ट अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल मतलब जो हमारा डिजायर्ड जीन है वेक्टर के अंदर कैसे फिट बैठा, ठीक है, और बैठा क्या नहीं इसको भी हम लोगों ने चेक किया विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर के लिए जो हम लोगों ने यूज किया वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, ठीक है। तो PBR 322 में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, राइट। फिर हम लोगों ने ये देखा कि सर उसमें जो सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सेलेक्ट करने में वो जो मेथड है वो थोड़ी सी कम्बरसम हो जाती है। कम्बरसम का मतलब क्या होता है? लॉन्ग एंड टायरसम। क्या हो जाता है बोलो? लॉन्ग एंड, देखो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है कम्बरसम, लॉन्ग एंड टायर, क्योंकि उसमें प्लेटिंग करना लगता है बार बार। इसीलिए हम लोगों ने फिर अब उसका सॉल्यूशन या एक ही प्लेट में काम हो जाए इसीलिए PUC 18 या PUC 19 वाला वेक्टर बनाया। यहाँ पे PUC मतलब P फॉर प्लाज्मिड है, U फॉर यूनिवर्सिटी है, C फॉर कैलिफोर्निया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया प्लाज्मिड है। क्लियर? तो ये कल हम लोगों ने डिटेल में देखा। और जो PUC 18 या 19 है इसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जिसका नाम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, और दूसरा उसमें LAC-Z जीन यूज किया है। और आपको पता है कि LAC-Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। और फिर हमने ये देखा कि वो जो कल्चर मीडियम है उस कल्चर मीडियम के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग? देखो एनसीईआरटी ने यहां पे भी यूज किया है वर्ड है, देखो ये देखो, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का नाम क्या है? एक्स-गैल। क्या नाम है इसका? एक्स-गैल, ठीक है। क्या नाम है उसका? एक्स-गैल। एक्स-गैल एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, मतलब पहले ये कलरलेस रहता है, अगर इसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो जो कल्चर प्लेट हम लोगों ने बनाई है उसमें जो कल्चर मीडियम रखा हुआ है उस कल्चर मीडियम के अंदर ऑलरेडी हम लोग एम्पिसिलिन ऐड करते और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस ऐड कर देते। अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो ग्रो करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, मतलब उसके पास प्लाज्मिड ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे दो कॉलोनी होंगे या दो तरह के बैक्टीरिया होंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया जो जिनकी ब्लू कॉलोनीज आ रही है, मतलब ब्लू कलर्ड कॉलोनीज आ रही है, मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और जो व्हाइट कलर की कॉलोनी आ रही है वो रिकॉम्बिनेंट है। कल मैंने डिटेल में समझाया आपको। क्लियर? तो ये बातें अब हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज जो अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट के लिए कौन से क्लोनिंग वेक्टर को यूज करेंगे और एनिमल के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो वो थोड़ा सा देखेंगे। तो थोड़ी सी बेसिक बातें मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूं। देखो देखो, अब प्लांट के अंदर अगर हमको जीन को, प्लांट सेल के अंदर अगर जीन को ट्रांसफर करना है हमको, तो हम लोग जो वेक्टर की मदद लेंगे वो वेक्टर है TI प्लाज्मिड। क्या होता है वो? देखो दो तरह के प्लाज्मिड होते हैं, एक TI प्लाज्मिड और एक होता है RI प्लाज्मिड। ये दो वेक्टर होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी सिर्फ TI प्लाज्मिड की बात कर रही है, इसीलिए हम लोग RI प्लाज्मिड के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग डिटेल में फोकस किस पे करेंगे? TI प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये जो TI प्लाज्मिड होता है ये मिलता है हमको बैक्टीरिया में जिसका नाम है एगैरोबैक्टीरियम
एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम के बैक्टीरिया के अंदर ये नेचुरल प्लाज्मिड है, इसको मॉडिफाई नहीं किया गया। कैसा है ये? नेचुरल है, नेचुरल प्लाज्मिड है ये। ठीक है, कंसीडर करो ये एक बैक्टीरिया है एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, इसका नेटिव डीएनए है और इसके साथ में ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड का नाम क्या है बोलो? टीआई प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड जो ऑब्टेन करते हैं वो ऑब्टेन करते हैं एगैरोबैक्टीरियम राइजोजीन से, राइजोजीन से। ठीक है, और ये जो टीआई प्लाज्मिड जो है, अगर ये एगैरोबैक्टीरियम के अंदर मौजूद है टीआई प्लाज्मिड, और ये एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो बीमारी कॉज करता है प्लांट में, उसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिसीज। गॉल बोलते हैं बॉटनिकल लैंग्वेज में ट्यूमर को, मतलब वो ट्यूमर इंड्यूस करता है, ट्यूमर बनाता है। इसीलिए तो देखो ना नाम क्या है, ट्यूमीफेशियंस, ट्यूमर बनाने वाला। समझ गए? अब ये जो आरआई प्लाज्मिड है, ये आरआई बोले तो रूट इंड्यूस प्लाज्मिड बोलते हैं उसको, और ये ऑब्टेन करते हैं, मतलब मिलता है ये एगैरोबैक्टीरियम राइजोजीन से, और इससे डाइकॉट के अंदर फाइब्रस रूट डिसीज हो जाता है। आप बोलोगे सर फाइब्रस अगर हो गए रूट तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया, तो उसके वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, लेकिन याद करो वो डाइकॉट में कर रहा है, मोनोकॉट में वो अच्छा है रूट फाइब्रस, डाइकॉट में टैप रूट अच्छा रहता, क्योंकि उसको डीप तक अंदर तक जाना है ना, तो ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके अंदर का जो टीआई प्लाज्मिड है ना, वो टीआई प्लाज्मिड को मैं बाहर निकालकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लो। अभी देखो टीआई प्लाज्मिड में क्या क्या होता है। देखो ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है, अब इसको मैंने एक्सैजुरेट करके बड़ा करके बनाया यहाँ पे, तो अब आपको 100% एक बात पता है कि सर टीआई कोई भी प्लाज्मिड रहने दो, उसके अंदर ओआरआई साइट होती है। क्या होती है? अरे सर, तो सर यहां पर एक ओआरआई साइट है, ओआरआई साइट है। उसके बाद इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर और एक यूनिक साइट होती है जिसको बोलते हैं वीर साइट। क्या नाम है उसका? वीर साइट। यहां पे वीर जो है VIR का यहां पे मतलब है वायरुलेंट। क्या मीनिंग है उसका? वायरुलेंट। तो वायरुलेंट में समझ में आता है आपको? मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीज कॉजिंग जनरली, तो वायरुलेंट साइट है। ठीक है, और उसके साथ में यहां पर एक यूनिक तरह का डीएनए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएनए। क्या बोलते हैं इसको? टीडीएनए। ठीक है, और टीडीएनए जो होता है ना, इस टीडीएनए के अंदर यहां पर गौर से देखो, अभी इधर ये जो जीन दिख रहा है ना आपको, इसका नाम है टीआई जीन। टीडीएनए में टीआई जीन है, मतलब टीआई मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। क्या है वो? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ये टीआई जीन। ये बात समझ में आपको अच्छे से? राइट। अब सुन लो थोड़ा सा इसके बारे में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इधर सुन लो, देखो अब ये एक एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, इसमें यहां पर इसका नेटिव डीएनए है ये, और उसके साथ में यहां पे प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं, लेकिन इससे छोटा ही रहता हो, लेकिन एग्जैक्ट समझाने के लिए हम लोग बता रहे हैं अभी इसको। ठीक है, देखो, और दूसरी एक बात अच्छे से याद रखो सभी बच्चे, कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है या आरआई प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, एगैरोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं, डाइकॉट प्लांट को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। सर डाइकॉट प्लांट को ही क्यों इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसका रीजन आपको अगले स्लाइड में मिलेगा। ठीक है, देखो अब ये यहां पर आप कौन सा डीएनए है बताओ? टीडीएनए। यहां पे कौन सा जीन है बताओ? ये टीआई जीन। हाँ, यहां पे कौन सी साइट है बताओ? ओआरआई साइट। यहां पे क्या है बोलो? वीर साइट। वीर साइट बोलो तो क्या है बोलो? ये वायरुलेंट साइट। अटेंटिव है? हाँ। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये बैक्टीरिया एगैरोबैक्टीरियम डाइकॉट प्लांट के पास गया, मतलब रूट में गया, रूट के नजदीक गया, और रूट के नजदीक जाने के बाद कंसीडर करो कि ये प्लांट का सेल है ये। अब ये क्या है बोलो? प्लांट सेल है, प्लांट सेल। ठीक है, अब ये प्लांट सेल का उसका खुद का डीएनए, उसका न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में यहां पर डीएनए होगा जो लीनियर डीएनए होगा। ये बात समझ में आई? राइट।
अब ये जो प्लांट सेल है ना, जो स्पेसिफिकली मैंने क्या बोला, डाइकॉट का प्लांट सेल, तो डाइकॉट का प्लांट सेल एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करता है, जिस केमिकल का नाम है एसिटोसिरिंजोन। क्या नाम है उसका? एसिटोसिरिंजोन। ये जो एसिटोसिरिंजोन है ना, ये किसने रिलीज किया? लेकिन कौन से प्लांट सेल ने? हाँ, ये यूनिक है, इसीलिए वो डाइकॉट को ही इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये एसिटोसिरिंजोन इस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, और ये बैक्टीरिया के अंदर ये वीर साइट जो है, वीर साइट बोले तो वीर एक्चुअल में वो वायरुलेंट ओपेरॉन है, वो ग्रुप ऑफ जीन है, वो उसका ये पॉजिटिव रेगुलेटर है। कौन? एसिटोसिरिंजोन। और जैसे ही ये रेगुलेटर आया तो ये जीन क्या होंगे? अब एक्टिवेट होंगे, ट्रांसक्राइब होंगे, ट्रांसलेट होंगे। क्या होंगे? ट्रांसक्राइब, फिर आगे चलकर ट्रांसलेट, और यहां पे ग्रुप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, ग्रुप ऑफ प्रोटीन बनाएंगे। और ये जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन मतलब क्या है? इनके अंदर कैटालिटिक पावर भी होता है, मतलब ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। बस इतना बनाने की जरूरत है, बाकी का काम ये सब कर लेंगे, खुद कर लेंगे। आप हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगा। देखो क्या करता है ये ग्रुप ऑफ जो जीन है, एंजाइम मतलब जो प्रोटीन है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो है या एंजाइम जो बोल रहे हैं, ये यहां से टीडीएनए को कट करेंगे। किसमें से कट किया उन्होंने? टीआई प्लाज्मिड में से टीडीएनए को कट किया। उसके बाद इसके बीच में चैनल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? चैनल बनाएंगे, और इस टीडीएनए को कहां लेकर जाएंगे? बोलो, प्लांट सेल में। और फिर यहां के इसके अंदर जाकर यहां के डीएनए को कट करेंगे, यहां के डीएनए को कट करेंगे, और ये टीडीएनए जो है इसको अंदर एंटर कराएंगे। अभी ठीक है। अब टीडीएनए कहां पे इनकॉर्पोरेट हो गया? प्लांट सेल में, और इसके अंदर यहां पर कौन सा जीन है? अभी टीआई जीन। अब ये जो टीआई जीन है ये ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और अब ये ऐसे प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा जो इस प्लांट सेल को मजबूर करेंगे क्या बनाने के लिए? ऑक्सिन। देखो अब ये ट्रांसलेशन बाहर होता है, नहीं तो आप बोलोगे सर ने न्यूक्लियस के अंदर ही बता दिया। बोल ट्रांसक्राइब यहां हो रहा है, ट्रांसक्राइब यहां होता है, बाहर आकर क्या होगा? ट्रांसलेट। हाँ, लेकिन ट्रांसलेट होने के बाद ऐसे प्रोटीन या ऐसे एंजाइम बनेंगे जो ऐसे पाथवे को एक्टिवेट करेंगे जिसके वजह से ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बनेगा। उसका मतलब सर टीआई जो जीन है इट्स नथिंग बट ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने वाला जीन है। इसका मतलब ये हो गया कि सर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का लेवल जहां पर भी बढ़ेगा वहां पे सेल का नंबर बढ़ेगा, और सेल का नंबर बढ़ रहा है तो हम बोल रहे हैं ट्यूमर हो रहा है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि क्राउन गॉल डिसीज, गॉल बोले तो ट्यूमर। आप समझ गए अच्छे से? तो ये मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? नेचुरल मैकेनिज्म, राइट। अब ये खुद कर रहा है ना, इसीलिए याद रखो कि एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है उसको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते। खुद का खुद काम कर रहा है कि नहीं? देखो, और बोलो दूसरों की किसी की मदद ले रहा है क्या वो? नहीं। अब हमने क्या पढ़ा? नेचुरली वो कैसे करता है पढ़ा। अब हमारे दिमाग में क्या आया कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने क्या किया? देखो गौर से सुनो। अब हमने क्या किया? हमने इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाला लैब में, राइट। अब इसका जो टीडीएनए है ना उसमें से टीआई जीन को बाहर निकाला। किसको बाहर निकाला? और इसके जगह पे हमारा डिजायर्ड जीन डाल दिया, डिजायर्ड जीन डाल दिया। अब ये डिजायर्ड जीन वाला मतलब अब बताओ मुझे, अगर मैंने उस टीआई प्लाज्मिड में से टीआई जीन को अगर हटा दिया, इसका मतलब सर टीआई जीन को हटाने के बाद अब टीआई प्लाज्मिड को आपने डिसआर्म्ड कर दिया। क्या कर दिया? डिसआर्म्ड वेक्टर हो गया। और सर ये जो टीआई प्लाज्मिड को हटा के आपने डिजायर्ड जीन डाला, अब ऐसा प्लाज्मिड हम लोग कहां डालेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियस में, और इसको इन्फेक्ट कराएंगे प्लांट सेल से, उन्हें बाकी का काम खुद कर लेगा। तो हमारा डिजायर्ड जीन कहां बैठ गया जाकर? अब जैसा ये ट्रांसलेट करके जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने के लिए बना रहा था, वैसा हमारा प्रोटीन बना के दे देगा वो।
ये कंसेप्ट है उसके पीछे। परफेक्ट समझ में आया क्या? देखो ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इतना डिटेल, मतलब जैसा मैंने अभी समझाया उतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ये बात समझ में आई आपको अच्छे से? राइट। फिर आपके एनसीईआरटी आगे बोल रहा है कि अगर आपको एनिमल के अंदर, किसमें? एनिमल के अंदर अगर आपको जीन को ट्रांसफर करना है तो आपको इसमें क्या करना लग रहा है? बोल रहा है कि आप रेट्रोवायरस की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे? रेट्रोवायरस की मदद लेंगे। और रेट्रोवायरस जो है, अब आपको पता है कि हम लोगों को पहले रेट्रोवायरस को क्या करना लगता? डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड। अब यहां पे आर्म का मतलब जो है ना असला, और आर्म का मतलब जो है ना जिससे हमको नुकसान पहुंचता है, वो ये आर्म नहीं। डिस बोले तो समझ में आ रहा है ना, जिससे नुकसान पहुंचाने वाला है वो आर्म बोल रहा है, समझ? इसलिए डिसआर्म्ड करना है और रेट्रोवायरस को यूज करेंगे। और कैसे यूज करते हैं हम लोग? बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में हम लोग जीन थेरेपी में देखते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो। तो ये हम लोगों ने देखा कि प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर कैसे जीन को ट्रांसफर करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर करते हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। ये देखो यहाँ पे, अब ये पूरा देखो, ठीक है? ये बात समझ में आपको? एग्रोबैक्टीरियम ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको लाइन टू लाइन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगला जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना, ठीक है? तो अब उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं अभी आपको, ताकि और चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है? आगे पहले थीम समझो क्या है। देखो थीम क्या है, देखो अभी थीम ये है कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इधर देखेंगे सभी बच्चे। और ये जो है ये बैक्टीरिया की क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा प्लाज्मिड यहां पर आ गया, जिस प्लाज्मिड में हमारा डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है? अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस प्लाज्मिड को किसके अंदर एंटर करना लगेगा, तभी तो हमारा हम पूरी आगे की बातें कर सकते हैं। सब में पहले तो हम लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई वो बैक्टीरिया, दूसरी बात अगर जो सेलेक्ट किया फिर उसको ग्रो करा सकते हैं, फिर हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल सकता है। अब मसला क्या आया देखो, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है देखो। अब ये जो, और दूसरी बात एक बहुत अच्छे से याद रखो सभी बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहती बात। देखो जब भी कभी हम लोग बैक्टीरिया मतलब होस्ट सेल चूज करते हैं ना, तो हम लोग इस बात का अच्छे से ख्याल रखते हैं कि पहले से उस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। अगर पहले से उसमें प्लाज्मिड है तो हमारा प्रोसेस पूरा क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। फिर पहले ये चेक करते कि उसमें पहले प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, फिर हम जो चाह रहे हैं वो प्लाज्मिड अंदर जाना चाहिए, राइट? चलो आगे। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, अब बताओ मुझे ये कौन है? अब प्लाज्मिड मतलब वेक्टर, राइट? अब बताओ मुझे प्लाज्मिड इज नथिंग बट क्या है? सर वो एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, और इंट्रोडक्शन के हिसाब से रिंगलेट ऑफ डीएनए, याद आ रहा है? उसको क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड इज नथिंग बट डीएनए है। सर हमको पता है डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और सर दूसरी बात डीएनए जो है ना सर हाइड्रोफिलिक है। कैसा है? दो है बातें, एक तो निगेटिव चार्ज है और दूसरा हाइड्रोफिलिक है। सर ठीक, अब फिर आगे सर मसला क्यों आ रहा है? देखो अब जब हम लोग बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो अब बताओ सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सर हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। तो अब बताओ मुझे, अब ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड एंटर करेगा क्या? सोचो थोड़ा सा भी, आप नहीं करेगा ना? हाँ, इसीलिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब नेचुरली बैक्टीरिया उसको लेना चाह रहा है क्या? बोलो, नेचर के आगे इसमें है ना वो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हम उस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। भाई तुझे लेना ही लगेगा, वो तेरी इच्छा हो या ना हो, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट बनाना। तो हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं? उसको कॉम्पिटेंट होस्ट। अब कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? तो अब आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि पहले तो हम लोग डाइवैलेंट आयन का यूज करते हैं। क्या, किसका यूज करेंगे? और वो डाइवैलेंट आयन क्या है? कैल्शियम। किसको यूज करेंगे?
अब आपके एनसीईआरटी बोल रही है कि कैल्शियम जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर करता है। देखो एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब सेल वॉल में पोर कर क्रिएट करने का काम किसका है बोल रही हो, कैल्शियम आयन का। एनसीईआरटी में बताऊंगा अभी आपको, समझ में आया। इसका मतलब कैल्शियम का यूज करने की वजह से हमारा प्लाज्मिड यहां चला गया, ऐसा मीनिंग उसका, समझ गए। फिर अब आपको क्या बोल रहा है कि अब आपको हीट शॉक ट्रीटमेंट देना लगेगा। क्या देना लगेगा, हीट शॉक ट्रीटमेंट। अब हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या होती है देखो, ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट देना लगेगा। क्या होती है देखो, पहले सब में पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को लेंगे और बैक्टीरिया को लेकर पहले बर्फ के अंदर रखेंगे। बर्फ मतलब समझ में आ रहा है आपको, तो क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे बर्फ के अंदर रखा, फिर क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे और ऐसे जगह पे रखेंगे जहां का टेम्परेचर, मतलब ये पानी जो है, अब ये पानी है और ये गर्म है और ये 42 डिग्री सेल्सियस का पानी, 42 डिग्री सेल्सियस का पानी। और फिर क्या करेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे कि अब फिर से बर्फ में रख देंगे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या कर रहे हैं, समझ में आया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, सुन लो अभी। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने इसको पहले ऐसे बर्फ में रखा, अब उसके बाद जैसी हीट किया ना हम लोगों ने, मतलब 42 डिग्री में रखा, तो इसका जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन है ना, लिपिड, वो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोले तो अब ये देखो कि ऐसे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, अब ये जैसी हीट में रखा ना, ये दूर दूर चले जाएंगे। बोले तो दूर दूर मतलब ये यहां पे एक है तो ये दूर चला जाएगा, इतना गैप क्रिएट हो जाएगा कि उसके थ्रू ये प्लाज्मिड जो यहां पर है वो अंदर आ जाएगा। आ गया, अब फिर से बाहर जा सकता है कि नहीं, जा सकता है ना, इसीलिए फिर से ठंडे में रखेंगे तुरंत। तो 0, 42, 0, इसको बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर किया मैंने, लाइन टू लाइन बोल रहा हूं मैं, हिंदी पढ़े वैसा लगेगा अभी आपको अगर ये पढ़ोगे। यहां तक समझ में आया आपको, 0, 42, 0। दूसरी एक बात गौर से, और एडिशनल बात बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अभी। सर आपने वहां पे लिखा था कि डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज है, राइट। अब देखो जब फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं ना, तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड है उसमें PO4 है, फॉस्फेट, और उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है। इसीलिए कैल्शियम जब आता है ना, तो कैल्शियम इधर और इधर डीएनए के साथ में क्या करता है, मतलब उसको अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड्स, जिसके वजह से डीएनए वहां पे नजदीक रह पाता है, मेम्ब्रेन के नजदीक, और जैसे चांस मिला अंदर चला जाएगा। ये काम कर रहा है कैल्शियम, इतना इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का रोल। क्लियर हो गया, बोलो। ये वाली बातें अब आपको क्लियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना। क्लियर। ये जो कॉम्पिटेंट होस्ट वाली बात है, तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को एंटर कराया। अब बताओ मुझे, प्लाज्मिड के साथ कौन अटैच है, मतलब ये जो मेथड है ना, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम लोग किसी की सहायता से, किसी की मदद लेकर हम लोग हमारे डिजायर्ड जीन को अंदर भेज रहे हैं, और वो जिसकी मदद ले रहे हैं वो प्लाज्मिड है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट अगर जीन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं ना, तो उसके लिए अब आपके एनसीईआरटी ने आगे 2 बातें बताई है, एक माइक्रो इंजेक्शन या एक तो बायोलिस्टिक या जीन गन। ये मेथड जो है वो डायरेक्ट है, मतलब आप क्या करोगे, डायरेक्टली डिजायर्ड जीन को होस्ट में डाल दोगे, होस्ट सेल में डाल दोगे। हाँ, किसी के साथ जुड़ाकर नहीं डालोगे, वेक्टर की मदद लेकर नहीं डालेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे। तो माइक्रो इंजेक्शन जो है वो एनिमल सेल के लिए किया जाता है बोल रहा है, और बायोलिस्टिक या जीन गन ये प्लांट सेल के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आई, चलो आगे देखो। यहां पे ये देखो, इधर देखो अब क्या हो रहा है, इधर सुन लो अभी। हाँ देखो, आपको लाइन टू लाइन क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बनना चाहिए अभी आपका। देखो ये देखो, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद द स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो, सच एज which are increase the efficiency with which DNA enter the bacterium through in its cell wall में।
समझे? सेल मेम्ब्रेन में नहीं, सेल वॉल में। अब आगे देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू, अब उसके आगे सच सेल इंक्यूबेटिंग देमसेल्फ विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। पहले कहां पे रखेंगे? बर्फ। फिर फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट द, मतलब हीट शॉक कर दिया हम लोग, 42 डिग्री पे रखा, फिर एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन 042 राइट। दिस इनेबल द बैक्टीरियम टू टेक अप बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और वो बैक्टीरिया को ले लेगा। आप समझ गए? मतलब हम लोग उस मेम्ब्रेन को कंफ्यूज कर दे रहे कि भाई तेरा नेचर जो भी है, लेकिन तुझे हम जो बोल रहे हैं वो लेना लगेगा। समझ गए? राइट, आ जाओ आगे। अब देखो, मैंने माइक्रो इंजेक्शन, अब माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक या जीन गन, क्या बोला मैंने? ये डायरेक्ट मेथड है। क्या है ये? डायरेक्ट, मतलब अब इसमें किसी वेक्टर के साथ अटैच करने की जरूरत है क्या? नहीं है। देखो माइक्रो इंजेक्शन, देखो इन अ मेथड माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, आता है क्वेश्चन आया हुआ है भी, और एनिमल सेल। अब देखो ये समझ में आया? अब देखो ये बायोलिस्टिक और जीन गन, देखो फॉर प्लांट्स। अब जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, गौर से सुनो। देखो जो बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड है, इसमें हम लोग टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल को यूज करते, टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल को यूज करते, और उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसके ऊपर डीएनए कोट करते। पार्टिकल के ऊपर डीएनए है, पार्टिकल के अंदर डीएनए नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकल के अंदर डीएनए नहीं। बस ये बात समझ में है आपको अच्छे से। और अब आपको आगे वाली बात तो पता है कि जब हम लोग डिसआर्म पैथोजन वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, जो कि जैसा रेट्रोवायरस वगैरह ये यूज करते हैं, आपको यहां तक समझ में आया? अब अगली जो पॉइंट है, ये आपको मैंने ऑलरेडी याद रखो बताए हुए कि हम लोग जो एंजाइम यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर अगर डीएनए को हमको ट्रांसफर करना है, मतलब बैक्टीरिया तो निकालना है, तो पहले जो हर्डल आएंगे उनको पहले दूर करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे? लाइसोजाइम डालेंगे। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज, तो उसको ऊपर क्या? सेल्यूलोज, उसके ऊपर क्या डालेंगे? सेल्यूलेज डालेंगे, पेक्टिनेज डालेंगे। अगर फंगाई की सेल वॉल है तो काइटिन से बनी है, उसके ऊपर काइटिनेज डालेंगे। तो ऐसे डालकर एंजाइम हम लोग क्या करते हैं? वहां तक पहुंचते हैं, और पूरी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? सोल्यूबलाइज कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहां पे हाइड्रोफोबिक चीज डालेंगे, और वो है इथेनॉल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और उस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को बाहर निकालने की मेथड को हम लोग स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पूलिंग। क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं उसको? स्पूलिंग। यहां तक समझ में आया भी आपको? इसको बोलेंगे स्पूलिंग। क्लियर? राइट, नेक्स्ट। अब देखो अगला जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो है, अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा, कटिंग ऑफ डीएनए किससे करते हैं बोलो? ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब जो हमारे पास जो डिजायर्ड जीन हमको मिला, अब उस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाना रहता है हमको। क्या बनाना है? और उस मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। मतलब हमारे पास एक डिजायर्ड एक डीएनए की कॉपी है, उससे हम लोग मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, और उसको बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूं, सुन लो। देखो ये जो एम्प्लीफिकेशन मेथड है ना, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है? आपके पास अगर थोड़ा सा भी डीएनए कंटेंट है, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाना। इसके लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोसाइक्लर। क्या नाम है उसका? और जो टेक्निक है एम्प्लीफिकेशन, उसको बोलते हैं हम लोग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? और ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? और ये जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कैरीमुलिस। क्या नाम है उनका? कैरीमुलिस। अब इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं? अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर की साइकिल चलते हैं, इसलिए तो नाम थर्मोसाइक्लर है। ठीक है, टेम्परेचर के क्या चलेंगे, इसलिए उसका नाम क्या है? थर्मोसाइक्लर।
ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इस इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, हमारे पास जो है ना, जो ट्यूब रहती है, उस ट्यूब को अंदर रखना है, बाकी का काम वो खुद मशीन कर लेगी। जो वो ट्यूब के अंदर जो जो मटेरियल डालकर रखना है आपको, वो रख दो और काम खुद कर लेगी। इस जो पीसीआर जो टेक्निक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहली स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन, क्या है? दूसरी स्टेप का नाम है एनीलिंग, और तीसरी स्टेप का नाम है एक्सटेंशन। अब गौर से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो, डीनेचुरेशन जो प्रोसेस है ना, वो 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चलती है। एनीलिंग जो है वो 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चलती है, और एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे चलती है। मतलब सर टेम्परेचर कैसा है? ज्यादा है, देखो ना 94। तो सर 94 डिग्री टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाली ट्यूब चाहिए सर, इसीलिए यहां पे एक स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है जिसको इपिंडॉर्फ ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इपिंडॉर्फ ट्यूब। सर इस इपिंडॉर्फ ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, ऐसी ट्यूब रहती है, उसको ऐसी कैप रहती है, ठीक है, ये बहुत रेजिस्टेंट रहती है हीट को। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारा डिजायर्ड डीएनए डालते, मतलब डिजायर्ड डीएनए बोलते हैं जिसके नंबर ऑफ कॉपीज बनाना है वो डालते। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर डीएनटीपीज डालते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड बोल रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपीज डाला। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी क्या लिख रहा है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर डालते। और जनरली ये जो प्राइमर है हम लोग जो डाल रहे हैं, वो डीएनए प्राइमर डालते, आरएनए प्राइमर नहीं डालते। क्या डालते? डीएनए प्राइमर डालते। यहां तक समझ में आया? और उसके बाद हम लोगों को क्या डालना लगेगा, यहां पे क्या डालना लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज। क्या डालना लगेगा? डीएनए पॉलीमरेज। अब बताओ मुझे, हमारा डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमारा पॉलीमरेज तो 37 डिग्री पे ही काम करता है, तो वो तो डीनेचर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे आइसोलेट किया हुआ पॉलीमरेज डालेंगे, जिसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे उसको? अब ये टी मतलब थर्मस है, एक्यू मतलब एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला हुआ पॉलीमर है, पॉलीमरेज है, वो उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या डाला हम लोगों ने, सब डाल दिया। अब ये ट्यूब लगा दी और इसको यहां रख देते हैं, खत्म, इतना ही काम करना है हमको, बाकी सब काम वो मशीन कर लेगी। अब क्या होगा, पहले कौन सा प्रोसेस है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होंगे, 2 डीएनए पहले सेपरेट, 2 डीएनए के स्ट्रैंड पहले सेपरेट हो जाएंगे, हो गए। फिर आपने क्या डाला हुआ है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर डाला हुआ है, तो एक प्राइमर का सेट इधर आकर अटैच हो जाएगा, एक इधर आकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी के हिसाब से। अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, राइट, तो ये प्राइमर 5 टू 3 है। अब तो इधर वाला कौन सा होगा, 3 टू 5, ये कौन सा प्राइमर है, अभी 5 टू, तो इधर आकर अटैच हो जाएगा, मतलब ये इधर से इधर कंटिन्यू करेगा, ये इधर से इधर कंटिन्यू करेगा। मतलब उसमें आप जो है ना, लैगिंग स्टैंड बनने का कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी बात, हम लोगों ने प्राइमर कौन सा यूज किया है, मतलब प्राइमर को भी निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी के एंजाइम डालने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ गए? तो अब आपकी नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि ये जो पीसीआर है, ये जो है ना, ये इस स्टेप पे काम करता है, 2 to the power n, मतलब n बोले तो नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ साइकिल, n बोले तो नंबर ऑफ साइकिल, अगर कंसीडर करो 1 साइकिल हुई तो कितने डीएनए बनेंगे, 2, अगर 2 साइकिल हुए तो 4। तो ऐसे अगर हम लोग 30 साइकिल कराएंगे तो बिलियंस बनेंगे कि नहीं, वही तो लिखा है एनसीईआरटी में कि 30 साइकिल के बाद बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाते हैं। तो ये पूछा था 2 to the power n, ये क्वेश्चन आंसर था ऑप्शन में, किस पे काम कर, कैसे काम करता। परफेक्ट समझ में आया भी आपको, बोलो। तो यहां पर ये पूरी बातें अब आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, पीसीआर वाली। अब सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है, वो है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। क्योंकि देखो अब यहां पे समझ में आया ना आपको, डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग, एक्सटेंशन, टेम्परेचर भी बाजू में लिख लेना है अपने, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज करेंगे हम लोग, और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखो, ये जो है अब इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये भी ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब ये क्या ऑब्टेन करना है हमको, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब गौर से सुनो,
अब देखो हम लोगों ने वो जो होस्ट बैक्टीरिया जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, उससे हमको क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। क्या ऑब्टेन करना है? प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग पहले लैब स्केल पे उसको बनाकर देखते और फिर उसको लार्ज स्केल पे बनाते। पहले तो लैब स्केल पे बनाते। क्यों बनाते लैब स्केल पे? कि वो बैक्टीरिया जो होस्ट सेल है उसको किस तरह का मीडियम पसंद है, उसको खाने के लिए कौन सी चीज पसंद है, उसके लिए कितना टेम्परेचर पे उन्हें अच्छे से ग्रो कर रहा, कितने पीएच पे वो अच्छे से ग्रो कर रहा, ये सब बातें हम लोग लैब स्केल पे पहले स्टडी करें। फिर परफेक्ट समझ में अगर आ गया हमको, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको लार्ज स्केल पे जाते हैं। और लार्ज स्केल पे जब जाएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग बायो रिएक्टर यूज करते हैं। और याद रखो कि अगर मेरा डिजायर्ड जीन अगर मैंने मेरे ही सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल में अगर डाला तो उसको होमोलॉगस होस्ट बोलते। अगर मेरा डिजायर्ड जीन मैंने अगर अदर कोई सेल में डाला तो उसको हेट्रोलॉगस होस्ट बोलते। इसलिए एनसीईआरटी यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा है? हेट्रोलॉगस होस्ट। क्या वर्ड यूज कर रहा है एनसीईआरटी? हाँ। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? बायो रिएक्टर को यूज करते हैं हम लोग। ये देखो अब ये जो बायो रिएक्टर होते हैं ये 100 से 1000 लीटर के होते हैं। 100 से 1000 लीटर के बायो रिएक्टर होते हैं। और दोनों बायो रिएक्टर जो है ना वो स्टर्ड बायो रिएक्टर होते हैं। कौन से? अब दो स्टर्ड में दो टाइप है, एक को बोलते हैं सिंपल स्टर्ड और एक को बोलते हैं स्पार्ज स्टर्ड। स्पार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर स्पार्जर रहता। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसका नाम स्पार्जर है। और दोनों भी गौर से सुनो, अभी दोनों भी बायो रिएक्टर नीचे से कर्व होते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा नहीं, ये तो ये अंदर वाला पार्ट बताया उसने समझाने के लिए, लेकिन दोनों भी कैसे होंगे? कर्व्ड होंगे और सिलेंड्रिकल रहते। कैसे रहते हैं? सिलेंड्रिकल। और इनके अंदर हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए सब चीजें अवेलेबल रहती है। जैसा पीएच कंट्रोलर रहता है, टेम्परेचर कंट्रोलर रहता है, स्टर करने के लिए कंट्रोलर होता है। मतलब ये फिर आप देखो ये जो कंटेनर होता है इसको 75% कल्चर मीडियम से भरते हैं। और यहाँ पे कल्चर मीडियम को एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रहा है ब्रॉथ। क्या वर्ड यूज कर रहा है? ब्रॉथ। ये बात समझ में है आपको? फिर उसके अंदर स्टेराइल एयर डालेंगे, अंदर कल्चर मीडियम डालेंगे और हमारा डिजायर्ड होस्ट डालेंगे और उसको ग्रो कराएंगे। ठीक है, आप जो ग्रो कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा? वो क्या बना रहा है? वो अंदर प्रोडक्ट बना रहा है। अब वो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करना है। क्योंकि जैसा एग्जांपल के तौर पे ई कोलाई अगर बैक्टीरिया है उसमें 4000 प्रोटीन है, तो उसमें से हमारा एक प्रोटीन है ना, उसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके हम लोग प्योर वाला जो प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट करते हैं। परफेक्ट समझ में आया अभी आपको? और अगर बनने वाला प्रोडक्ट अगर ड्रग है तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? और यहां पर अभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जब आप यहां पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 में जो रिपोर्टर एंजाइम की बात कर रहा है ना, वो रिपोर्टर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। याद रखो कौन सा है? बोलो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का दूसरा नाम क्या है? रिपोर्टर एंजाइम। ठीक है। और अगर आप समरी में देखोगे, समरी में तो एक वर्ड यूज किया है फेरी, और फेरी का मतलब होता है कैरियर। देखो यहां पे वर्ड यूज कर रहा है एनसीईआरटी, फेरी। देखो आइसोलेट एंड फेरी। फेरी का मतलब क्या होता है? कैरी करना, कैरियर जो है ना उसको फेरी बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? तो यहां पर अभी आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है।